हेलो। सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन अंडरग्राउंड केबल का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। कल अपन ने पार्ट 1 किया था जिसमें अपन ने 27 क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है, तो उनसे आगे यानी कि अपन 27 से आगे अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। यहाँ पे अपन टोटल 25 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए सभी स्टूडेंट। आज वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि जो दोस्त है 8 बजे के जो भरोसे में थे तो उनको भी थोड़ा पता चल जाए कि अभी अपनी क्लास है वो स्टार्ट हुई है। तो एक बार ग्रुप्स में सभी स्टूडेंट है वो शेयर कर दीजिए। स्टार्ट कर देते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बेडिंग परत किससे बनी हुई होती है? बेडिंग दोस्तों जो अपनी केबल होती है उसके अंदर जो 6 परतें होती है उनमें से बेडिंग एक परत होती है। ठीक है, तो ये किससे बनी होती है आपको इसका आंसर देना है। कै में है शीशा, ख में है जस्ता, गै में है जूट और घ में है इनमें से कोई नहीं। ये कैक है गै के जो दे रखे इनकी जगह आप ABCD भी लिखने में आसानी हो तो वो भी आप आंसर के रूप में दे सकते हो। तो बताइए किसकी बनी होती है बेडिंग परत? चलिए बेडिंग होती है ये जूट से बनी हुई होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि बेडिंग जो परत होती है ये जो लेयर होती है इसका काम क्या होता है। ठीक है, इसका काम होता है इसके नीचे जो एक मेटालिक शीट के नाम से परत होती है उसको एक तो जंग से बचाने का काम होता है और दूसरा काम होता है आर्म रिंग से जो यांत्रिक हानि हो सकती है मेटालिक शीट को, तो उससे भी ये बचाने का काम करती है। तो ये इसके दो काम होते हैं बेडिंग परत के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया है कि 132 केवी के लिए कौन सी केबल उपयोग में लेते हैं। इसका आंसर तो सबको आना चाहिए क्योंकि मैंने कल के वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बताया है। तो 132 केवी के लिए कौन सी केबल यूज में लेंगे अपन? ए में है हाई टेंशन, बी में है सुपर टेंशन और सी में एक्स्ट्रा हाई टेंशन और डी में एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। तो आंसर दीजिए आप। उसके बाद मैं सबकी आपको रेंज बताने वाला हूँ इन केबल्स की। 132 केवी के लिए कौन सी केबल अपन यूज में लेंगे? एक 132 केवी के लिए कौन सी केबल यूज में लेंगे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होएगा डी, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल अपन 132 केवी के लिए यूज में लेंगे। ये जो दोस्तों हाई टेंशन केबल होती है इसको अपन 11 केवी तक के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आती है अपनी सुपर टेंशन केबल। सुपर टेंशन केबल को यूज में लेंगे अपन 11 केवी से लेकर के 33 केवी तक। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगी अपनी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। तो इसको लेंगे अपन 33 केवी से लेकर के 66 केवी तक। ठीक है, और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल है इसको अपन 66 केवी से ऊपर अपन यूज में ले लेंगे। ठीक है, तो 132 केवी के लिए अपन एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल काम में लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है केबल की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर केबल की अपन लंबाई बढ़ा देंगे तो? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कैपेसिटेंस यानी कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए में दे रखा है कि लंबाई बढ़ने पर धारिता है वो घट जाएगी, बी में दे रखा है कि वो धारिता है वो भी घट जाएगी और सी में दे रखा है धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लंबाई बढ़ने का, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि यानी कि जो लेंथ है एल इसमें वृद्धि हो रही है तो धारिता यानी कि कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। बताइए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए लंबाई अगर बढ़ेगी तो इसकी जो धारिता है वो भी बढ़ने वाली है दोस्तों। ठीक है, धारिता का देखिए धारिता का फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है C बराबर यहाँ पे होएगा ER यानी कि ये है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और ये उसके बाद में है L। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड मान आ जाएगा 41.4। ठीक है, log 10 इंटू में आ जाएगा D, ऊपर में कैपिटल आएगा नीचे आएगा
स्मॉल डी, ठीक है। यानी कि ई आर है रिलेटिव परमिटिविटी, ये अगर बढ़ेगी तो धारिता बढ़ेगी, लेंथ अगर बढ़ेगी तो भी धारिता बढ़ेगी, ठीक है। और ये जो दे रखा है ना दोस्तों, ये जो कैपिटल में डी आपको दे रखा है, ये है शीथ का डायमीटर, जो केबल के ऊपर जो एक परत होती है ना शीथ, उसका डायमीटर है डी, और छोटे वाला जो डी है वो है कंडक्टर का डायमीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से सारे आपको मान है, इस हिसाब से ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा भी कैपेसिटेंस होता है वो किस किस चीज़ पर किस हिसाब से डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए आप, केबल में सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कौन से भाग पर होती है, इसका आपको आंसर देना है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है पेरा वैद्युत, ठीक है। तो पेरा वैद्युत स्ट्रेस होती है वो केबल के कौन से भाग पर सबसे कम होती है, वो आपको बताना है। ए में दे रखा है कंडक्टर सतह, बी में दे रखा है कंडक्टर के केंद्र यानी कि सेंटर पर, सी में दे रखा है लेड शीथ पर, और डी में दे रखा है नन ऑफ द अबोव। तो सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कौन से भाग पर होगी, बताइए आप। 4 नंबर का राइट आंसर होगा लेड शीथ, ठीक है। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होती है वो सबसे कम होती है, और जो सबसे ज़्यादा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होती है वो होती है कंडक्टर की सतह पे। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 5 पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे केबल के इंसुलेटिंग पदार्थ का गुण होना चाहिए, यानी कि केबल पे जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है, कुचालक जो पदार्थ होता है, तो उसमें कौन कौन सा गुण होना चाहिए इनमें से, ये आपको बताना है। ए में दे रखा है हाई इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस, बी में दे रखा है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सी में दे रखा है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और डी में दे रखा है ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। तो राइट आंसर दीजिए आप, इंसुलेटिंग पदार्थ के गुण कौन कौन से होने चाहिए। 5 नंबर का आंसर दीजिए। 5 नंबर का राइट आंसर होएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। यानी कि जो इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस है वो भी हाई होना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी को करंट नहीं लगेगा और जल्दी से शॉर्ट सर्किट वगैरह या फिर अर्थ फॉल्ट नहीं आएगा केबल में। उसके बाद में हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है दोस्तों, कोई भी मतलब मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से मतलब ये है कि उसके चारों ओर कितने वोल्टेज तक बन जाए उसके बाद में ही वो कंडक्टर बनेगी, तब तक वो कंडक्टर नहीं बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, जैसे कि हवा है अपनी, ठीक है, हवा का मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो हवा की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है 3 × 10⁻⁶, ठीक है, ये होती है वोल्टेज पर मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हवा है ना, हवा के चारों ओर इस प्रकार का कंडक्टिंग जो वातावरण बनेगा ना, जहां पर अगर वोल्टेज की वैल्यू 3 × 10⁶ पर मीटर के हिसाब से अगर ज़्यादा होगी ना, तभी ये जो हवा है वो कंडक्टर का काम करेगी। इससे कम अगर वैल्यू होगी वोल्टेज की तो वो कुचालक का ही काम करेगी। तो ये भी हाई होनी चाहिए। और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि यांत्रिक जो इसकी क्षमता है वो भी, मजबूती है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो राइट आंसर आएगा 5 नंबर का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत केबल का प्रयोग सामान्यतः कितनी दूरी तक पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन कितनी किलोमीटर की दूरी तक अपन विद्युत केबल का यूज करते हैं, इसका राइट आंसर आपको देना है। ए में दे रखा है 10 किलोमीटर से कम, बी में दे रखा है 100 किलोमीटर से ज़्यादा, और डी में है 50 किलोमीटर से कम, और डी में है 200 किलोमीटर से ज़्यादा। तो आपको राइट आंसर 6 नंबर का भी देना है। देखिए विद्युत केबल, इसका राइट आंसर होएगा ए। जो विद्युत केबल होती है इसको अपन जनरल यानी कि सामान्यतः 10 किलोमीटर से कम की दूरी के लिए यूज में लेते हैं। हालांकि कई बार अपन 10 किलोमीटर से ज़्यादा भी यूज में लेते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो सेफ्टी होती है, ठीक है, अच्छी तरीके से ये काम करेगी, वो करेगी 10 किलोमीटर से कम दूरी के लिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा अपन दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है ना, अपन ने इस फॉर्मूले में पढ़ा था, तो धारिता जो होती है जो लंबाई के समानुपाती होती है, ठीक है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो इसकी धारिता बढ़ेगी, और धारिता बढ़ने से केबल के अंदर चार्जिंग करंट की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और केबल के अंदर जो लॉसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे, तो केबल चलेगी भी नहीं, और चलेगी तो भी दक्षता बहुत कम देगी अपने को, ठीक है। तो इस हिसाब से 6 नंबर का राइट आंसर है वो ए आएगा। 10 किलोमीटर से कम दूरी के लिए अपन विद्युत केबल को पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप।
चलिए अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7, केबल के इंसुलेशन प्रतिरोध यानी कि आर तथा लंबाई एल में क्या संबंध है। ठीक है, आपको इंसुलेशन प्रतिरोध का बताना है केबल का, केवल यहाँ पे प्रतिरोध का नहीं है। केबल का जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, लंबाई को अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इस हिसाब का क्वेश्चन है, तो आपको आंसर देना है। ए में दे रखा है अगर लंबाई बढ़ेगी एल तो आर घट जाएगा, बी में दे रखा है लंबाई बढ़ेगी तो आर बढ़ जाएगा, सी में दे रखा है अपरिवर्तित रहेगा और डी में दे रखा है नन ऑफ द अबोव। तो आप बताइए लंबाई को अपन बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा आर पे। 7 नंबर का राइट आंसर दीजिए। चलिए 7 नंबर का राइट आंसर होएगा ए। ठीक है, अगर लंबाई अगर केबल की बढ़ाएंगे तो आर है ना, रेजिस्टेंस केबल का जो इंसुलेशन प्रतिरोध है वो हमेशा घटेगा। देखिए जनरली जो अपना कंडक्टर होता है ना, उसकी अपन लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध होता है ना कंडक्टर का खुद का, वो तो लंबाई के साथ साथ में बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जो केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध की जब बात आती है तो वो लंबाई बढ़ने पर हमेशा घटेगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन नंबर अभी 8 पे चलिए। 8 नंबर एक क्वेश्चन है, लूप टेस्ट से पता नहीं लगा सकते, यानी कि लूप टेस्ट से अपन किस चीज़ का पता नहीं लगा सकते हैं। ए में दे रखा है ओपन सर्किट फॉल्ट का, बी में दे रखा है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का, सी में दे रखा है अर्थ फॉल्ट का और डी में दे रखा है नन ऑफ द अबोव। तो लूप टेस्ट जो होता है केबल के अंदर, जो उससे अपन कौन से फॉल्ट का पता नहीं लगा पाएंगे। आंसर दीजिए 8 नंबर का। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर है वो है ए। लूप टेस्ट जो केबल पर एक टेस्ट करते हैं जो फॉल्ट का पता लगाने के लिए, तो उससे अपन ओपन सर्किट फॉल्ट होता है उसका पता नहीं लगा सकते। अर्थ फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, इनका अपन पता लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लाइन जो कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ती है, यानी कि कंज्यूमर का यहाँ पे मतलब है उपभोक्ता। ठीक है, अपन मान लीजिए उपभोक्ता है, तो अपने को यानी कि अपने घर को डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, एक होता है फीडर और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर और तीसरी होती है एक सर्विस मैन। 3 चीज़ें होती है। तो जो कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ने वाली जो वायर होती है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, बताइए। इसका आंसर दीजिए। ए में है फीडर, बी में है सर्विस मैन, सी में है डिस्ट्रीब्यूटर और डी में है नन ऑफ द अबव। तो 9 नंबर का राइट आंसर दीजिए आप। तो मैं बता देता हूँ 9 नंबर का राइट आंसर होएगा बी, सर्विस मैन। यानी कि जो उपभोक्ता होता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर तो आप समझ गए, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, जो अपने कॉलोनी के अंदर जो एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होता है जहाँ पे अपने को सिंगल फेज 220 वोल्टेज मिलती है। ठीक है, तो उस ट्रांसफॉर्मर से जो लाइन निकलती है, उस लाइन के साथ में अपने एक सर्विस वायर जो एक केबल जोड़ते हैं, ठीक है, जो अपनी मीटर तक आती है, तो उसको अपन बोलते हैं सर्विस मैन। यानी कि कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ने का काम होती है वो सर्विस मैन करती है। अब जो फीडर होता है ये कौन सा होता है, ये अपना जो सब स्टेशन होता है ना दोस्तों, सब स्टेशन से फीडर को जो फीडर तक जो लाइन आती है ना, उसको अपन बोलते हैं, सॉरी, जो अपना सब स्टेशन होते हैं वहां से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जो कॉलोनी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वहां से जो बड़ी लाइन आती है उसको अपन बोलते हैं फीडर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ की रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ाने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखाया था उसी में इसका आंसर है। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ की रिलेटिव परमिटिविटी का यहाँ पे मतलब है ER और धारिता का मतलब है यहाँ पे C। तो आपको बताना है कि डाइलेक्ट्रिक पदार्थ की रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि इसको बढ़ा देंगे तो इसकी धारिता जो है C, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी अगर बढ़ेगी तो धारिता भी बढ़ जाएगी, लेंथ अगर बढ़ेगी तो धारिता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे अपन चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पेरा विद्युत सामर्थ्य की इकाई क्या है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इकाई क्या है, ऐसे अपन बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो पेरा विद्युत सामर्थ्य की इकाई आपको बतानी है। तो ए में दे रखा है वोल्ट पर सेंटीमीटर, बी में दे रखा है वोल्ट पर सेकेंड और सी में दे रखा है वोल्ट पर धारा या करंट और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का राइट आंसर दीजिए। आंसर आपको जल्दी जल्दी देना है और आज किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया, यहाँ पे नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम थी, कई बार जियो के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो चलिए 11 नंबर का आपको पेरा विद्युत सामर्थ्य की इकाई आपको बतानी है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, 11 नंबर का राइट आंसर होएगा ए। ठीक है, वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, वोल्ट पर
सेंटीमीटर पेरा विद्युत सामर्थ्य इसकी इकाई होती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे अपन चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत रोधी नहीं है, यानी कि ये जो 4 दे रखे हैं इनमें से एक जो पदार्थ है वो विद्युत रोधी नहीं है, 3 विद्युत रोधी है। तो ऐसा पदार्थ आपको चारों में से बताना है जो विद्युत रोधी नहीं है, ठीक है, वो आपको बताना है, यानी कि विद्युत का कंडक्टर है वो, विद्युत रोधी इंसुलेटर नहीं है। तो 12 नंबर का आंसर दीजिए आप। ए में माइका दिया है, बी में बेकेलाइट दिया है, सी में कार्बन दिया है और डी में पोर्सलिन दिया है। चलिए 12 नंबर का आंसर दीजिए। चलिए इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा कार्बन। माइका ये भी कुचालक है, बेकेलाइट भी कुचालक है, पोर्सलिन है ये भी कुचालक है, लेकिन ये जो कार्बन है ना सी, ये कार्बन, ठीक है, ये कुचालक नहीं होता है, ये चालक होता है। क्यों? देखिए अपन जब जनरेटर के अंदर क्या करते हैं, जनरेटर से अपन बाहर सप्लाई लेते हैं, करंट लेते हैं, लेकिन जो जनरेटर के जो ब्रूसेज होते हैं, मोटर के अंदर जो ब्रूसेज होते हैं वो कार्बन से बनाते हैं अपन, ठीक है, ये चालक होते हैं, तभी तो अपन जनरेटर के अंदर काम में ले लेते हैं ताकि आर्मेचर के अंदर जो करंट उत्पन्न होता है वो अपने को बाहर मिल सके, ठीक है, ये चालक होता है, इसीलिए अपन कार्बन के ब्रूसेज भी काम में वहाँ पे ले सकते हैं। तो 12 नंबर का राइट आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 13 पे अपन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से 30 केवी पर सेंटीमीटर डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य कौन से पदार्थ की है? तो 30 केवी पर सेंटीमीटर डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि ऐसा कौन सा पदार्थ है उसके चारों ओर वोल्टेज की वैल्यू है वो 30 केवी पर सेंटीमीटर तक आएगी, तब तक वो कुचालक के रूप में काम करेगा। लेकिन जो वोल्टेज की वैल्यू है 30 केवी पर सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर बढ़ जाएगी उसके चारों ओर के वातावरण में तो वो कंडक्टर का काम करने लग जाएगा। तो ऐसा आपको मटेरियल बताना है। चलिए 13 नंबर का आंसर दीजिए। ए में है पेपर, बी में है लकड़ी, सी में है सूखी हवा और डी में है मार्बल। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है सूखी हवा, ठीक है। देखिए मैं अभी आपको काफ़ी चीज़ों का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो लिखा देता हूँ, आप ये अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। जो अपना पेपर होता है इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है 16 × 10⁶, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये होती है पेपर की। उसके बाद में बेकेलाइट है, तो बेकेलाइट का भी आप नोट कर लीजिए 24 × 10⁶ वोल्टेज पर मीटर, ये रहेगी बेकेलाइट की। उसके बाद में नंबर 3 पे मैं आपको बताऊं, नंबर 3 पे आ जाएगा अपनी जो नायलॉन जो होता है, नायलॉन एक मटेरियल होता है, उसकी आती है अपनी 14 × 10⁶ वोल्टेज पर मीटर। ये कुछ पदार्थ है जिनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे अपन चलते हैं। जो कॉटन होता है ना, कॉटन का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है ये आपको बताना है। कॉटन का अधिकतम सुरक्षित तापमान आपको बताना है। 14 नंबर का राइट आंसर दीजिए। ए का 90 डिग्री है, ठीक है, और बी में दे रखा 105 डिग्री, सी में 130 और डी में 180 है। तो राइट आंसर दीजिए 14 नंबर का। चलिए 14 नंबर का राइट आंसर है डी, ठीक है। जो कॉटन होता है इसका अधिकतम सुरक्षित तापमान 180 डिग्री होता है। ये जो कॉटन होता है अपना, इसको अपन लेते हैं सी टाइप का जो मटेरियल होता है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल की अलग अलग जो क्लासेज होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आएगी, मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो उनमें से जो ये है वो सी क्लास से आता है, ठीक है, कॉटन, इसलिए इसका जो सुरक्षित टेम्परेचर होता है वो 180 डिग्री होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिए। कौन से वर्ग का इंसुलेशन पदार्थ अधिकतम तापमान सह सकता है? तो ए में दे रखा है बी क्लास का, बी में दे रखा है ई क्लास, सी में दे रखा है ए क्लास और डी में दे रखा है सी क्लास। तो कौन से वर्ग का इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग पदार्थ है जो कि सबसे ज़्यादा तापमान को सह सकता है? आपको रेंज बतानी है यहाँ पे। चलिए आंसर दीजिए आप 15 नंबर का। चलिए सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर सह सकता है वो होता है क्लास सी मटेरियल। अब क्लास बी का मैं आपको टेम्परेचर रेंज बता देता हूँ। क्लास बी जो होता है ये 130 डिग्री तक टेम्परेचर को सहन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता है क्लास ई, जो है ना क्लास ई आएगा, ये अपना 120 डिग्री तक सहन कर सकेगा।
बी है 130 डिग्री तक सहन कर लेगा, ई है वो 120 डिग्री तक सहन करेगा, और जो ए टाइप का मटेरियल होता है ये सहन करेगा 105 डिग्री तक, ठीक है। और क्लास सी है वो सहन कर लेगा अपना 180 डिग्री से ज़्यादा भी सहन कर लेगा, ठीक है, 180 से ज़्यादा सहन कर लेगा, वो होएगा अपना क्लास सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे अपन चलते हैं। अगर आप नोट नहीं कर पाओ तो दोबारा वीडियो देख करके ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो रेंज पूछ लेते हैं टेम्परेचर की। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पिन इंसुलेटर को किलो वोल्ट की शिरोपरी लाइन में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि कितनी किलो वोल्ट केवी तक की लाइनों के लिए अपन पिन टाइप इंसुलेटर यूज में लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने कल की जो पीडीएफ थी उसमें भी शामिल किया था, ठीक है। तो आपको बताना है, ए में दे रखा है 33 kV, बी में दे रखा है 44 kV, सी में दे रखा है 110 kV और डी में दे रखा है 1100 kV, ठीक है। तो पिन टाइप इंसुलेटर को अपन यूज में लेंगे 33 kV तक की शिरोपरी लाइन, यानी कि ओवरहेड लाइन के लिए यूज में ले लेंगे 33 kV तक की। क्वेश्चन नंबर 17 को आपको आंसर देना है कि वार्निश ऑयल के पेरा विद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। ए में दे रखा है 3.2 kV पर mm, बी में दे रखा है 4.2 kV पर mm, सी में दे रखा है 30.40 kV पर mm और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए इसका आप। चलिए 17 नंबर का जो राइट आंसर होएगा उसका ये आएगा सी, यानी कि 30.40 kV पर mm वार्निश ऑयल की पेरा विद्युत सामर्थ्य इसका होता है। ये जो अपने एक जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है ना, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल का जो पेरा विद्युत सामर्थ्य होता है वो होता है अपना 30 kV पर mm, ठीक है। एग्जैक्ट इतनी वैल्यू होती है उसकी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो 30 kV पर mm होता है, ये ट्रांसफॉर्मर ऑयल की पेरा विद्युत सामर्थ्य होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलिए अभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक विद्युत रोधी पदार्थ का मूल गुण क्या होना चाहिए। इनमें से कौन सा है वो मूल गुण होना चाहिए विद्युत रोधी पदार्थ का। चलिए ए में देर का निम्न ब्रेकडाउन वोल्टेज होनी चाहिए, बी में देर का उच्च पेरा विद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, सी में देर का कम शिथिलता होना चाहिए और डी में देर का आर्द्रता ग्राही, यानी कि नमी को पास में रखने वाला इस प्रकार का होना चाहिए। तो राइट आंसर दीजिए 18 नंबर का। देखिए इसका जो राइट आंसर होएगा ये होएगा उच्च पेरा विद्युत सामर्थ्य, यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके पास आसपास के वातावरण में वोल्टेज की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तभी वो कंडक्टर के रूप में काम करे। कम वोल्टेज पे वो काम नहीं करे कंडक्टर का, वो केवल इंसुलेटर का ही काम करे। तो 18 नंबर का राइट आंसर होएगा बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे रखा है, दो केबलों को जोड़ने में प्रयुक्त काली टेप का कार्य क्या होता है। जब अपन केबलों की जॉइंट लगाते हैं ना, जब केबलों में जॉइंट लगाते हैं तो ये काली टेप होती है, जो अपनी जो नॉर्मल टेप होती है इससे मोटी होती है और रबर की वो टेप होती है। तो उसका क्या काम होता है। तो ए में दे रखा है ऊष्मा से बचाव, बी में दे रखा है नमी से सुरक्षा, सी में दे रखा है यांत्रिक सामर्थ्य यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूती प्रदान करने में, उसकी वृद्धि करने में, या डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 19 नंबर का जो राइट आंसर होएगा वो सी होएगा, यांत्रिक सामर्थ्य में वृद्धि करने के लिए। क्योंकि ये जो केबलों को जोड़ने के लिए जो काली टेप होती है ना, वो रबर की टेप होती है और इसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए बाहर से मतलब कोई भी चोट वगैरह लगेगी ना तो वो केबल सहन सकेगी। अंदर जो कोर वगैरह मटेरियल होता है उन पर कोई चोट नहीं लगेगी, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए यांत्रिक सामर्थ्य में वृद्धि करती है जो काली टेप होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, इलेक्ट्रिक केबल की संरचना का भाग नहीं है, यानी कि ये जो चार दे रखे हैं, तीन तो केबल के भाग है लेकिन एक भाग नहीं है, वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो ए में चालक दिया है, बी में बेडिंग दी है, सी में इंसुलेशन दिया है और डी में वैक्स दिया है। तो कौन सा नहीं है इनमें से। 20 नंबर का आंसर दीजिए। देखिए चालक है, ये भी केबल का भाग है, बेडिंग होती है ये भी केबल की एक परत होती है, इंसुलेशन होता है ये भी केबल के अंदर लगा होता है, ये जो वैक्स होता है ना, वैक्स ऐसा कोई मटेरियल नहीं होता, ऐसा कोई भी मतलब संरचना के अंदर कोई भी केबल का भाग नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होएगा 20 नंबर का वो होएगा डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। कॉटन आच्छादित केबल की वोल्टेज प्रास कितनी होती है, यानी कि कॉटन आच्छादित जो केबल होती है उसकी आपको वोल्टेज रेंज बतानी है। तो मैं बता देता हूँ कॉटन आच्छादित केबल कौन सी होती है। कॉटन आच्छादित केबल वो होती है जिसके अंदर तो वायर होते हैं, लेकिन उसके बाहर केवल एक कपड़े टाइप में आवरण लगा रहता है। ठीक है, जिस हिसाब से अपन प्रेस की जो वायर होती है कि वो किस टाइप की होती है, उसी को अपन कॉटन आच्छादित केबल बोलते हैं। तो उसकी वोल्टेज प्रेस आपको बतानी है, वोल्टेज रेंज प्रास आपको बतानी है। तो ए में दे रखा 250 वोल्टेज तक यूज में ले सकते हैं, बी में दे रखा 290 वोल्टेज, सी में दे रखा 240 वोल्टेज और डी में दे रखा 300 वोल्टेज। तो राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर आएगा ए, 250 वोल्टेज तक अपन कॉटन आच्छादित केबल को काम में ले सकते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, कॉटन आच्छादित केबल का उपयोग किया जाता है, कहाँ पर उपयोग लेते हैं इस प्रकार की केबल को। ए में दे रखा इलेक्ट्रिक हीटर में, बी में दे रखा सोल्डरिंग आयरन में, सी में दे रखा विद्युत प्रेस में और डी में दे रखा उपरोक्त सभी। तो किस में काम में लेते हैं? 22 नंबर का राइट आंसर दीजिए। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी है। इलेक्ट्रिक हीटर में भी अपन इस प्रकार की केबल काम में लेंगे, सोल्डरिंग आयरन में भी लेते हैं, विद्युत प्रेस में भी आपको घरों में लेते हैं, सबको पता है। तो इसका जो आंसर होएगा वो होएगा डी, 22 नंबर का, उपरोक्त में सभी में अपन इस केबल को काम में लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूमिगत केबल को सुरक्षित किया जाता है। इसका पूछने का मतलब होता है कि जब केबल को अपन अंडरग्राउंड करते हैं तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपन क्या करते हैं। ए में दे रखा है ग्रेनाइट पत्थर से, बी में दे रखा है मार्बल पत्थर से, सी में दे रखा है ईंट व रेत की परत से और डी में दे रखा है पत्थर की परत से। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर 23 का। तेईस नंबर का राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर होएगा वो पत्थर की परत होगा। यहाँ भी पत्थर है, ग्रेनाइट भी, लेकिन स्पेशली ग्रेनाइट अपने को काम में लेने की जरूरत नहीं है, नहीं मार्बल लेने की जरूरत है। अपन जो नॉर्मल पत्थर होता है उसकी परत भी यूज में ले सकते हैं। ये किस हिसाब से यूज में लेते हैं, देखिए केबल को अपन जब अंडरग्राउंड बिछाते हैं ना, बिछाने के बाद में उसके ऊपर अपन क्या करते हैं कि पत्थर की परत लगा देते हैं, उसके बाद में मिट्टी वगैरह से उसको ढक देते हैं। ठीक है, ये क्यों करते हैं कि जब भी मतलब जेसीबी वगैरह मान लीजिए कोई खुदाई कर रही है, ठीक है, तो पत्थर की परत अपने लगा रखी है ना, तो सबसे पहले क्या होगा कि वहां पर पत्थर निकलेगा। अगर पत्थर की परत नहीं लगा रखी है ना, नहीं लगा रखी है, तो जेसीबी टाइप के कोई भी मतलब इस प्रकार की जो खुदाई करने वाले यंत्र होंगे ना, वो डायरेक्ट केबल के अंदर लग जाएंगे। ठीक है, तो केबल को डैमेज कर देंगे, और जो पत्थर वगैरह होंगे तो सबसे पहले वो पत्थर को टच करेंगे तो उनको पता चल जाएगा भी यहाँ पे पत्थर की लेयर है तो नीचे वो केबल हो सकती है, इसलिए अपने पत्थर की लेयर है वो काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, ट्रांसमिशन लाइन, वितरण लाइन और कंडेंसर में दो चालकों के मध्य इंसुलेटर की तरह चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ट्रांसमिशन लाइन, वितरण लाइन और कंडेंसर में दो चालकों के मध्य इंसुलेटर की तरह प्रयोग में लेते हैं। यानी कि जो दो चालक होते हैं, मान लीजिए ये ओवरहेड लाइन है, ठीक है, 3 वायर की ओवरहेड लाइन है, तो ये जो दो कंडक्टर है इनके बीच में अपनी इंसुलेटिंग मटेरियल या फिर इंसुलेटर के रूप में किसको काम में लेंगे। ए में दे रखा है शुष्क वायु, बी में दे रखा है सलेट, सी में दे रखा है माइकानाइट और डी में दे रखा है बेकेलाइट। शायद सबको पता होगा इसका आंसर। 24 नंबर का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होएगा शुष्क वायु। तो जो ओवरहेड लाइन के जो कंडक्टर होते हैं उनके बीच में अपन कोई भी स्पेशल मटेरियल नहीं लगाते, केवल और केवल जो वायु होती है वही इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करती है। तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अपना ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्टिव पर्सन नहीं लिया है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो यहाँ पे देखिए विशेष में दिया मैंने, केबल में फॉल्ट का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से अपन मुर्रे लूप टेस्ट तथा वर्ली लूप टेस्ट उपयोग में लेते हैं। ये जो दो टेस्ट होते हैं इनको केबल में फॉल्ट का पता लगाने के लिए यूज में लेते हैं, और ये जो दोनों ही टेस्ट होते हैं दोस्तों, ये व्हाइट स्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत होता है उस पर काम करते हैं। तो इस प्रकार का आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुर्रे लूप टेस्ट होता है वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, या फिर वर्ली लूप टेस्ट होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये दोनों व्हाइट स्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत है उस पर काम करते हैं। तो ये थे अपने आज के 25 क्वेश्चन।
और आज से अपन कल से क्या करेंगे, केबल के अलावा दूसरा अपन कोई टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।